हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं पिक्चर की हेल्प से आपको इस चैप्टर को थोड़ा सा और भी इजीली वे में समझाने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जा कर के इसे देख सकते हैं, बट प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिम्बल्स एंड फॉर्मूले इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर H2O यानी पानी बनता है, तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, तो अगर हम उस केमिकल रिएक्शन को फॉर्मूले और सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, हाइड्रोजन का फॉर्मूला है H2 और ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2, और इनसे जो बना वाटर उसका फॉर्मूला है H2O। तो मैं हाइड्रोजन को ना लिख करके वहाँ पर H2 लिख देता हूँ, मैं ऑक्सीजन को ना लिख करके वहाँ पे O2 लिख देता हूँ, और जब इन दोनों को मिलाता हूँ तो मेरा बन जाता है वाटर यानी H2O। ऑलराइट, और इसमें सिंबल का होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर सिंबल नहीं होंगे तो फिर हम उस इक्वेशन को सही नहीं मान सकते हैं। जैसे कि आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है, ये सिंबल इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनके साथ में ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। ऑलराइट, लेकिन इन सिंबल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है केमिकल इक्वेशन के अंदर, चलिए वो समझते हैं। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, द सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन्ड along with their केमिकल फॉर्मूले। अगर किसी भी इक्वेशन में हम सिंबल्स को नहीं दिखाएंगे तो हम नहीं बता सकते हैं कि उस इक्वेशन में जो रिएक्टेंट हैं और जो प्रोडक्ट हैं। याद रखिएगा, इक्वेशन के अंदर हम लेफ़्ट साइड वाले को बोलते हैं रिएक्टेंट और राइट साइड वाले को बोलते हैं प्रोडक्ट, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। तो केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हैं, उनका फिजिकल स्टेट क्या है, वो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, गैस हैं या फिर एक्वस हैं, वो आखिर है क्या, हमें पता नहीं चलता जब तक वहाँ पर उनका सिंबल ना लिखा गया हो। जैसे इस पिक्चर में यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर, तो हमें पता चल रहा है कि ये चीज़ जो है वो सॉलिड है, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये एक्वस है, क्या है, ये हमें यहाँ से पता चल जाता है इजीली। इसीलिए हम सिंबल का यूज़ करते हैं केमिकल इक्वेशन के अंदर। ऑलराइट, अब थोड़ा नीचे आते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हमें गैस को दिखाना है तो हम G का इस्तेमाल करेंगे, लिक्विड को दिखाना है तो L, सॉलिड को दिखाना है तो S, और एक्वस का मतलब होता है सॉल्यूशन इन वाटर। जैसे कि मैंने एक पानी लिया, एक गिलास मैंने पानी लिया, अगर मैंने उस पानी में चीनी मिला दी तो वो क्या बन गया, शरबत। तो जो शरबत है वो लिक्विड नहीं है, वो एक्वस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्वस, यानी कि पानी में कुछ मिला हुआ, उसे बोलते हैं एक्वस। तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं A और Q से। ऑलराइट, अब इम्पॉर्टेंट बात हम पढ़ लेते हैं। वैसे तो हमेशा H2O यानी वाटर के साथ L का ही इस्तेमाल होता है। ऑब्वियसली हम L का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जो H2O है वो वाटर है, वो लिक्विड है, क्योंकि वाटर एक लिक्विड है। पर कभी कभी अगर H2O को स्टीम यानी भाप की तरह ट्रीट किया जाए तो H2O के लिए G आएगा। जैसे कि आप इस पिक में देख रहे हैं, ये दोनों पिक आपके सामने हैं। एक पिक के अंदर H2O के साथ में L लिखा हुआ है और दूसरी पिक में H2O के साथ में G लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली पिक में जो H2O है वो वाटर की फॉर्म में है, और दूसरी पिक में जो H2O है वो वाटर नहीं है, वो भाप है, वो स्टीम है। इसलिए यहाँ पर G लगाया गया है
ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा लिक्विड है और कौन सा गैसियस फॉर्म में वाटर है। तो देखो आपको पता चला सिंबल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। Sometimes the reaction condition such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above or below the arrow in the equation। यानी कि आप इस पिक में देखिए, इस पिक में ये एरो बना हुआ है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? हीट, HEAT, हीट, इसके ऊपर हीट लिखा हुआ है। हीट माने टेम्परेचर, यानी ये जो एरो है इसके ऊपर जो हीट वर्ड है ये टेम्परेचर को शो कर रहा है, और मैंने इसे एरो के ऊपर लिखा हुआ है। ये एरो के नीचे भी हो सकता है, और हीट की जगह शायद प्रेशर लिखा हो या कोई कैटलिस्ट का नाम लिखा हो, कुछ भी लिखा हो सकता है। ऑलराइट, तो कभी कभी एरो के ऊपर नीचे भी हम टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट को लिख देते हैं। यही इस लाइन का मीनिंग था। लेकिन ये टेम्परेचर तो हमें पता चल गया होता क्या है, हर कोई जानता है टेम्परेचर किसे कहते हैं, प्रेशर किसे कहते हैं, लेकिन ये कैटलिस्ट किसे कहते हैं? कैटलिस्ट आखिर होता क्या है? तो अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप अ केमिकल रिएक्शन बट इज नॉट कंज्यूम्ड बाय द रिएक्शन। यानी कि कोई भी एलिमेंट चाहे वो सोडियम हो या पोटेशियम हो, ध्यान रखिएगा मैं ऐसे ही नाम ले रहा हूँ, सोडियम पोटेशियम का मैंने ऐसे ही नाम लिया है, कोई और भी हो सकता है, और क्या पता सोडियम पोटेशियम ना भी हो। मतलब कैटलिस्ट माने कोई भी एलिमेंट जब उसे हम केवल इसीलिए इस्तेमाल करते हैं केमिकल रिएक्शन में ताकि जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसकी स्पीड बढ़ जाए। यानी जब हम किसी भी एलिमेंट को या कंपाउंड को केवल इसीलिए इस्तेमाल करते हैं केमिकल रिएक्शन में ताकि उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाए, ध्यान रखिएगा, तो उसे बोलते हैं कैटलिस्ट। और ये जो कैटलिस्ट होते हैं ये कभी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर खुद यूज़ नहीं किए जाते, ये बस उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं केमिकल रिएक्शन की। कैटलिस्ट जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन की केवल स्पीड को बढ़ा देते हैं, ये कंज्यूम यानी खुद ख़त्म नहीं होते उस केमिकल रिएक्शन के अंदर, ये वापस बच जाते हैं वैसे के वैसे जैसे इनको लगाया गया था उस केमिकल इक्वेशन में। ऑलराइट, चलिए अभी हम बात करते हैं कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आखिर क्या होता है। अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन is the one where the number of atom involved in reactants side is equal to number of atom on product side। आपको मैंने बताया था कि केमिकल इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड होता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं और जो राइट साइड होता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। अब आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट साइड में लिखा है 2 Fe के आगे और राइट साइड में भी Fe के आगे 2 लिखा है, ऐसे SO के नीचे 4 लिखा हुआ है। तो दरअसल ये 2, 4 या कुछ और भी हो सकता है, वहाँ पे नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो भी हो सकता है, वट ये सभी कहलाते हैं एटम। ऑलराइट, तो जब लेफ्ट साइड इक्वेशन के और राइट साइड इक्वेशन के दोनों तरफ ही एटम के नंबर इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बट ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी है बैलेंस करना, पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन ऑकर द मास ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट। आपको मैंने बताया था इक्वेशन में लेफ्ट साइड वाला होता है रिएक्टेंट और राइट साइड वाला होता है प्रोडक्ट। तो जो रिएक्टेंट है उसका जो मास है, जो वजन है, और उसकी वजह से जो प्रोडक्ट बना है उस प्रोडक्ट का जो मास है यानी वजन है, तो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास हमेशा इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ऐसा कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था। अब क्योंकि वो लॉ ऐसा कहता है इसीलिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी है ताकि दोनों तरफ का जो मास है, जो नंबर ऑफ एटम है, वो इक्वल रह सके। इसीलिए हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी है। और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का भी है, एनसीईआरटी में पूछा भी गया है ये एक्सरसाइज के अंदर। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कोरोसिन किसे कहते हैं। ओके,
When a metal is attacked by substance around it such as moisture, acid, etc., it is said to corrode and this process is called corrosion. यानी जब कोई भी मेटल मॉइस्चर या एसिड या वाटर की वजह से अपने आसपास में सड़ना शुरू हो जाता है तो उस मेटल को हम बोलते हैं कि वो कॉरेड हो रहा है. क्या हो रहा है? वो कॉरेड हो रहा है. और ये पूरा प्रोसेस कहलाता है कॉरिजन. ऑलराइट, यानी जब कोई मेटल मॉइस्चर, एयर या वाटर की वजह से सड़ना शुरू कर देता है तो उसे हम बोलते हैं कि ये मेटल जो है वो कॉरेड हो रहा है. और ये जो पूरा प्रोसेस है बोलते हैं कॉरिजन. कॉरिजन कॉज डैमेज टू कार बॉडीज़, यानी कार सड़ा देता है, ब्रिज ख़त्म कर देता है, आयरन की जो रेलिंग होती है, लोहे की जो रेलिंग होती है उन्हें ख़त्म कर देता है कॉरिजन. पानी के जहाज, शिप्स को ख़त्म कर देता है. यानी कोई भी चीज़ जो मेटल से बनी है उसे वो स्पेशली खास करके जो आयरन से बनी है उसे वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है. ओके. आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू. आयरन आर्टिकल्स जो होते हैं लोहे के बने आर्टिकल्स, आर्टिकल माने सामान, लोहे का बना कोई भी सामान हो, जब वो नया होता है तो बहुत शाइनी होता है, चमकदार होता है. बट गेट कोटेड विथ अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम. लेकिन अगर आप उस आयरन के सामान को, आयरन के आर्टिकल को खुले में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की परत जम जाती है. जम जाने को बोलते हैं इंग्लिश में कोटेड. ओके. दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन. मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ. कॉरिजन और रस्टिंग में कोई अंतर नहीं है. देखिए, कॉरिजन जो है वो आयरन के साथ भी हो सकता है, कॉरिजन लकड़ी के साथ भी हो सकता है, कॉरिजन आपका गोल्ड के साथ भी हो सकता है, कॉरिजन आपका सिल्वर के साथ भी हो सकता है, कॉरिजन आपका एल्युमिनियम के साथ भी हो सकता है. तो कॉरिजन आपका बहुत सारी चीज़ों के साथ हो सकता है. आयरन के साथ भी कॉरिजन हो सकता है, सिल्वर के साथ भी हो सकता है, गोल्ड के साथ भी हो सकता है, एल्युमिनियम के साथ भी हो सकता है, लकड़ी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी कॉरिजन हो सकता है. लेकिन जब आयरन के साथ कॉरिजन होता है तो उसको हमने एक अलग से नाम दे दिया है, रस्टिंग ऑफ आयरन. तो याद रखिएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब दरअसल कॉरिजन ऑफ आयरन ही है. यानी रस्टिंग जो है वो कॉरिजन का ही पार्ट है. समझ में आया आपको अच्छे तरीके से कि नहीं? कॉरिजन और रस्टिंग में कोई अंतर नहीं है. जैसे अगर सोने का कॉरिजन हुआ या लकड़ी का कॉरिजन हुआ तो हम उसे रस्टिंग नहीं बोल सकते हैं. लेकिन अगर आयरन का कॉरिजन होता है तो हम उसका एक नाम और भी ले सकते हैं, वो है रस्टिंग ऑफ आयरन. तो चाहे आप रस्टिंग ऑफ आयरन बोलें या फिर कॉरिजन ऑफ आयरन बोलें, बात बिल्कुल सेम है, बिकॉज रस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ कॉरिजन. ऑलराइट. अब यहाँ पे लिखा हुआ है द ग्रीन कोटिंग इज फॉर्म्ड ऑन कॉपर आफ्टर कॉरिजन. जब कॉपर का यानी तांबे का कॉरिजन होता है तो तांबे के ऊपर एक ग्रीन कलर की परत जम जाती है, लेयर जम जाती है. जम जाने को बोलते हैं कोटिंग. द ब्लैक कोटिंग इज फॉर्म्ड ऑन कॉपर आफ्टर कॉरिजन. अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा, मैंने शायद यहाँ पे गलत लिख दिया है. द ग्रीन कोटिंग इज फॉर्म्ड ऑन कॉपर आफ्टर कॉरिजन. द ब्लैक कोटिंग इज फॉर्म्ड ऑन कॉपर आफ्टर कॉरिजन. दरअसल जो ग्रीन कोटिंग है वो होती है कॉपर पे, और जो ब्लैक कोटिंग होती है वो कॉपर पे नहीं होती है. ब्लैक कोटिंग किसी और चीज़ पे होती है. ये मैंने मिस्टेक से यहाँ लिख दिया है, आप बुक से देख के इसे करेक्ट कर लीजिएगा. सॉरी फॉर दिस. हाँ, ओके. वाई कॉरिजन ऑफ आयरन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम. यानी कि जो आयरन है उसका जो कॉरिजन होता है, यानी जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, वो एक सीरियस प्रॉब्लम क्यों है? तो उसके दो पॉइंट है. पहला पॉइंट है इट लीड टू वेस्टेज ऑफ टन्स ऑफ आयरन एवरी ईयर, क्योंकि इससे कई टन का आयरन खराब हो जाता है. दूसरा, एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन. हर साल बहुत बड़ी मात्रा में पैसा खर्च होता है जो आयरन को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि जो आयरन आपका सड़ गया है उसे हटा करके आपको नया आयरन वहाँ पे चाहिए होगा उस काम के लिए, तो उसके लिए पैसा खर्च होगा ना ऑब्वियसली. इनॉर्मस माने होता है काफ़ी ज़्यादा. अच्छा, किस तरह के मेटल जो होते हैं उनमें जंग लग जाती है? अ मेटल विच हैज़ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन हाइड्रोजन.
एक ऐसा मेटल जिसके अंदर हाइड्रोजन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ओके, एक ऐसा मेटल जिसमें हाइड्रोजन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कैन ईजीली ब्रेक द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड को आराम से तोड़ सकता है और एक स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बना सकता है। उस तरह के मेटल की जो है वो रस्टिंग होती है। एक बात ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को हम चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, ये पेपर में आने का चांस नहीं है, क्योंकि ये मैंने नोट्स बनाया तो मैंने डाल दिया कि अगर पेपर टफ आया तो ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन 95% तो इसका चांस एग्ज़ाम में आने का नहीं है, तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कोरिजन और रस्टिंग में क्या अंतर है, आपको दिख ही रहा है। मैंने आपको बता ही दिया कि रस्टिंग इज़ अ टाइप ऑफ कोरिजन एंड कोरिजन इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजेशन। ऑक्सीडाइजेशन का मतलब क्या होता है, वही मॉइस्चर, ऑक्सीजन या वाटर की वजह से कोराइड होना, उसी को बोलते हैं कोरिजन। कोरिजन जो होता है कैन ऑकर डिफरेंट सरफेस, जैसे स्किन, वुड, मेटल, यानी कोरिजन किसी का भी हो सकता है, लेकिन रस्टिंग यूजुअली ऑकर, यूजुअली माने अक्सर, ऑकर माने होना, कहाँ पर होता है, आयरन या फिर अलॉयज़ का। अलॉयज़ माने वो चीज़ जो आयरन से मिलकर के बनती हैं। रस्टिंग जो होता है इट कैन ऑकर व्हेन द सब्सटेंस इज एक्सपोज्ड टू एयर और सम केमिकल, यानी कि कोरिजन तब होगा जब हम किसी चीज़ को हवा में रख दें या फिर उस चीज़ पर कोई केमिकल डाल दें। दो तरीके से ये हो सकता है, लेकिन जो आपका रस्टिंग होता है वो केवल एक ही तरीके से होता है, जब हम उसे एक्सपोज कर दें हवा में। कोरिजन के अंदर ऑक्साइड ऑफ मेटल बन सकता है, जैसे आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कुछ भी बन सकता है, लेकिन रस्टिंग में केवल आयरन ऑक्साइड ही बनता है। अब क्वेश्चन है यहाँ पे रेंसिडिटी किसे कहते हैं, तो व्हेन फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल आर एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर द ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फैट एंड ऑयल ऑकर, दिस इज नोन एज रेंसिडिटी। जब हम किसी खाने को, कौन सा खाना, वो खाना जिसमें तेल डला हुआ है, यानी तेल से बनी हुई कोई भी चीज़, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो कोई मसाला हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो तेल से बना हुआ है, आप उसे एयर में रख देते हैं, एटमॉस्फेयर में अगर आप उसे एक्सपोज कर देते हैं, एक्सपोज का मतलब होता है खुले में रख देना, तो क्या होता है, उस तेल का होता है ऑक्सीडाइजेशन। ऑक्सीडाइजेशन का मतलब आपको मैंने बता दिया था अभी, वही मॉइस्चर, ऑक्सीजन या वाटर की हेल्प से उस चीज़ का सड़ना, तो फिर वो चीज़ सड़ना शुरू कर देती है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, प्रिवेंट माने होता है बचाना। किस तरह से हम बचा सकते हैं खाने को सड़ने से, पहला स्टोर कुकिंग ऑयल्स फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, यानी सीधे सूरज की रोशनी वहाँ पर ना पड़े उन खाने पर, हम उसे बचा सकते हैं थोड़ी देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं। फूड शुड बी प्लेस एट लो टेम्परेचर, अगर हम खाने को लो टेम्परेचर में रखते हैं जैसे कि फ्रिज में, तो भी हम खाने को सड़ने से बचा सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आपने फ्रिज में खाना रख दिया 2 हफ्ते के लिए, वो सड़ेगा ही नहीं, वो वहाँ भी सड़ जाएगा, लेकिन हाँ, फ्रिज में रखने से आप खाने को सड़ाने से कुछ देर के लिए बचा सकते हैं बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स सच एज BHA एंड BHT। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट वो चीज़ें होती हैं जो ऑक्सीजन को रिएक्शन नहीं करने देती। अब ऑक्सीजन जब रिएक्शन नहीं करेगा खाने से, तो ऑक्सीडाइजेशन नहीं होगा और रेंसिडिटी भी नहीं हो पाएगी। तो अगला पढ़ते हैं, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, हम खाने को ऐसे कंटेनर में रखें। देखो कंटेनर का मतलब यहाँ पे लोहे के कंटेनर भी हो सकते हैं, कंटेनर का मतलब यहाँ पे पैकेट भी हो सकता है, चिप्स का पैकेट या कुछ भी हो सकता है कंटेनर का मतलब, ठीक है। पैक फूड बैग्स विथ नाइट्रोजन गैस, हम नाइट्रोजन गैस के साथ खाने के जो पैकेट होते हैं उन्हें पैक कर सकते हैं। जैसे कि चिप्स होते हैं ना, तो चिप्स के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें क्या भरा रहता है, नाइट्रोजन गैस। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि चिप्स के अंदर नाइट्रोजन गैस क्यों भरी रहती है, ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है। आंसर पढ़ते हैं, प्रोसीड फूड्स सच एज चिप्स एंड स्नैक्स आर जनरली पैक्ड आइदर इन बॉक्सेस और इन बैग्स, यानी प्रोसीड फूड क्या होते हैं, प्रोसीड फूड वो होते हैं जो जल्दी से सड़ सकते हैं, जो जल्दी से सड़ सकते हैं, जैसे चिप्स और स्नैक्स। इनको जनरली आमतौर पर हम या तो बॉक्स में रखते हैं या फिर बैग में रखते हैं, यानी पैकेट में रखते हैं, मतलब कंटेनर आप बोल सकते हैं। ओके, टू कीप दीज फूड आइटम सेफ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम it is necessary to remove oxygen from the container, because if the food get in contact with oxygen
इट विल ऑक्सीडाइज एंड बिकम रैंसिड। हमें इन फूड को सेफ रखना पड़ता है। यानी मान लीजिए किसी कंपनी के मालिक ने चिप्स बनाए, अब उसने चिप्स बनाए हैं अमेरिका में, लेकिन उसे चिप्स भेजने का है इंडिया के अंदर, तो अमेरिका से इंडिया आने में काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी लॉन्गर पीरियड लगेगा। तो उसे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन की वजह से मेरे चिप्स जो हैं वो इंडिया आते आते ऑक्साइड हो जाएं और रैंसिड यानी सड़ जाएं। तो वो क्या करेगा, उसे किसी भी तरीके से वो ये कोशिश करेगा कि मेरे जो चिप्स के पैकेट हैं उनके अंदर ऑक्सीजन ना रहे, क्योंकि अगर ऑक्सीजन रही चिप्स के पैकेट में तो वो चिप्स को सड़ा देगी। ओके, दैट्स वाई प्रोसीड्स फूड मैन्युफैक्चरर्स फ्लश दीज फूड कंटेनर विद नाइट्रोजन। इसीलिए जो फूड मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, यानी जो चिप्स बनाने वाली कंपनियों के मालिक होते हैं, वो फ्लश माने भर देते हैं कंटेनर को यानी पैकेट को नाइट्रोजन की गैस से। बिकॉज नाइट्रोजन डज नॉट रिएक्ट विथ फूड लाइक ऑक्सीजन डज सो द फूड स्टेज फ्रेश फॉर लॉन्गर। क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है वो फूड से रिएक्ट नहीं करती जिस तरह से ऑक्सीजन रिएक्ट कर देती है। जिस तरह से ऑक्सीजन फूड से रिएक्ट करती है, नाइट्रोजन फूड से उस तरह से रिएक्ट नहीं करती है और उसको फ्रेश रखती है फूड को नाइट्रोजन काफ़ी लंबे समय तक। नाइट्रोजन डज नॉट अफेक्ट द फ्लेवर ऑफ फूड। फ्लेवर माने स्वाद, यानी नाइट्रोजन जो है वो फूड के स्वाद को ख़राब नहीं करती है। आल्सो इसके अलावा वो उसको प्रिजर्व करती है, यानी उसे बचा के रखती है। अब यहाँ पर है मैग्नीशियम के बारे में। ये फर्स्ट एक्टिविटी है आपका इस चैप्टर की। वैन मैग्नीशियम और मैग्नीशियम रिबन एक ही बात है, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम या मैग्नीशियम रिबन जो होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, इट बर्न विथ अ डैजलिंग वाइट फ्लेम। तो वो एक सफ़ेद कलर की लौ के साथ जलता है। यानी जब मैग्नीशियम या फिर मैग्नीशियम रिबन को हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो वो एक वाइट कलर की रोशनी के साथ जलता है। वाइट पाउडर फिर बचता है उसके बाद, और जो वाइट पाउडर बचता है जलने के बाद उसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो कलर होता है वो वाइट होता है। इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, मैंने पूरी इक्वेशन यहाँ पे लिख करके आपको समझाई हुई है पिक्चर में, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी उठता है, आपकी बुक में पूछा भी गया है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो उससे पहले हम उसे रब यानी रगड़ के साफ क्यों करते हैं। पढ़ते हैं, मैग्नीशियम कम्स इन द कैटेगरी ऑफ मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी इन द रिएक्टिविटी सीरीज। आप लोग ये पिक्चर में देख रहे हैं कि जो मैग्नीशियम है Mg, जो Mg है वो रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर हाई रिएक्टिविटी कैटेगरी में लिखा हुआ है। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ की पिक्चर है। ओके, अब क्योंकि वो हाई रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर आता है मैग्नीशियम, सो बिफोर बर्निंग द प्रोसेस, इसीलिए जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है उससे पहले ही मैग्नीशियम रिबन ऑलरेडी हैज़ अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट। इससे पहले कि हम मैग्नीशियम को जलाएं वो खुद ही पहले ही रिएक्शन कर लेता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर अपने ऊपर बना करके वो बैठ जाता है। यानी अभी तक हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया नहीं था, क्योंकि मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो पहले से ही एक लेयर बना करके बैठा होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट की। अब वो पहले से ही लेयर बना के बैठा है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमें मैग्नीशियम रिबन को जलाना है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पहले उसे रगड़ के साफ़ करें, उसे रब करें, ताकि वो जो लेयर जमी हुई है उसके ऊपर वो हट जाए और फिर वो ईजीली आराम से जल सके हमारी डिज़ायर के हिसाब से, हमारी इच्छा के हिसाब से, जैसा हम चाहते हैं जलाना उसे। ओके, हुज रिमूवल इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट द डिजायर्ड केमिकल रिएक्शन एंड कंप्लीट combustion. That's why magnesium ribbon is rubbed with sandpaper before its burning. तो ये था इस चैप्टर के अंदर। मैं अब अगले चैप्टर की वीडियो भी आपके सामने लेकर के आऊँगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। कैसा लगा आपको वीडियो? शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हाँ, लाइक ज़रूर करें। बाय।